नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राज्ञायक डिजिटल क्लासेस में। और मैं हूं अशोक कामिया और मैं फिर लेकर के आया हूं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में आर्थिक नियोजन यानी 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है अपने आप में कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन समेटे हुए हैं जिसके अंदर एक केवल इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, सभी सब्जेक्ट के, यहाँ से ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से पॉलिटी के क्वेश्चन भी बनते हैं, यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि देश की आज़ादी से लेकर के अब तक इस देश के अंदर क्या क्या घटा, वो पूरा दृश्य इस चैप्टर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, जिन भी बच्चों ने, विद्यार्थियों ने मेरा ये वाला टॉपिक 5 ईयर प्लान, भारत में आर्थिक नियोजन में पृष्ठभूमि से लेकर के आज़ादी से पूर्व से लेकर के जहाँ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखिए मैटर पूरा एग्ज़ाम 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। तो बच्चों, आप उसको उसी दृष्टि से देखें। और आज़ादी के बाद से लेकर के वर्तमान तक अब तक हमने 12 पंचवर्षीय योजना पूरी कर ली है। और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं में हमने क्या खोया, क्या पाया, इस देश में क्या घटा, तो ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से मिलने वाली है। और हर जगह हम रुकने वाले हैं जहां पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। आपको इस चैप्टर के माध्यम से बहुत सारे बातें पता चलेगी। मोरारजी देसाई की बात भी पता चलेगी कि आखिर क्यों कांग्रेस से नाता जोड़ करके 1977 में मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार बनाई जनता पार्टी की, और क्यों विशेष है एग्ज़ाम के लिए मोरारजी देसाई, क्योंकि रोलिंग एक्ट को पास, रूल को लागू करने वाले यही थे, है ना। 1980 में इंदिरा गांधी आई, 87 में राजीव गांधी ने कौन सी योजना बनाई, और भारत के अंदर आर्थिक सुधारों का वर्ष कौन सा था। 91 में भारत में आर्थिक सुधार, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत किसने की, क्यों ऐसा फिर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने किया। 91 से पहले का भारत कैसा था, क्यों ऐसी बंद अर्थव्यवस्था थी, और 91 के बाद में खुली अर्थव्यवस्था क्यों हो गई, क्या चेंजेस आए, धीरे धीरे हम नरेगा कब आया, मनरेगा कब आया। तो दोस्तों, इस भारत के अंदर क्योंकि जो भी कुछ घटा है पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ है, तो एक यात्रा लेकर के चलेंगे, लेकिन पृष्ठभूमि से उठा करके एंड तक चलेंगे। योजना आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, तमाम सवालों का जवाब। पंचवर्षीय योजनाओं को वर्तमान में बंद कर दिया गया, तो अब इसके स्थान पर क्या आ गया, और नीति आयोग की क्या खास बात है, और क्यों योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग लाया गया। ये तमाम एग्जाम के क्वेश्चन सहित इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने इस चैप्टर के माध्यम से लाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर को पूरा देखें। देखिए, ये कम से कम 4 पार्ट में आने वाला है, इसलिए एक पार्ट नहीं, चारों पार्ट देखें। और ये पहला पार्ट में लेकर के आया हूं, पार्ट फर्स्ट, 5 ईयर प्लान का पार्ट फर्स्ट है। ये 5 ईयर प्लान का पार्ट फर्स्ट में करने जा रहा हूं दोस्तों। यानी भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन पार्ट फर्स्ट। ये आज हम पहले पार्ट की कुछ बातें करेंगे, जिसके अंदर बहुत सारी बात करेंगे। तो इसलिए आप जुड़ जाइए, लगातार इस वीडियो को देखिए। आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज बहुत सारी स्लाइडें मैंने इस पहले वीडियो के अंदर, ज़्यादातर मैंने स्लाइडें यूज़ की है, और कंसेप्ट को मैं साइड में समझा ही दूंगा आपको। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे भी पीडीएफ इसके साथ मिल ही जाएगा आपका, तो कोई टेंशन का विषय नहीं है। आप अपनी तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की, आरएस हो, आईएएस हो, आपका पटवारी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, हर दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, हर एग्ज़ाम के अंदर ऐसे तमाम क्वेश्चंस आते हैं। जब आप यात्रा करेंगे इस चैप्टर की, तो आपको खुद को पता चलेगा कि जी सर, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं कि हम सोच नहीं सकते, और इस चैप्टर को करने से
कम से कम हर एग्जाम में आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं एक ही चैप्टर से। क्यों? क्योंकि एक चैप्टर एक नहीं है, ये कम से कम 20 चैप्टर का समाहित इसके अंदर हो जाएगा, इसलिए प्लीज इसको देखिए। देखो, पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि भारत में आर्थिक नियोजन कैसा था। भारत में आर्थिक नियोजन कैसा था। अब देखिए, आर्थिक नियोजन की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है। जो आर्थिक नियोजन है इसका मतलब क्या है। तो लेकिन उससे पहले भी हम एक चीज और जानेंगे। क्या जानेंगे? हम बात करते हैं भारत के आज़ादी की, 1947 की। 1947 की बात करेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। और आज़ादी के समय जैसे ही पंडित जी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनके समय 2 बड़ी समस्याएं आई। मैं शुरुआत कर रहा हूं इसी तरीके से, इसी पृष्ठभूमि को लेते हुए, सारे तथ्यों को साथ में लेते रहेंगे, फैक्ट एंड फिगर के साथ इस चैप्टर को करेंगे। देखिए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश आज़ाद हुआ और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू जी के सामने 2 बड़ी समस्याएं आ गई। 2 बड़ी समस्याएं कौन सी आई? 2 बड़ी समस्या, एक तो ये आई कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो। देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो। देखिए, बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी देश चल नहीं सकता। और दूसरा है कि देश का आर्थिक नियोजन कैसा हो। देखो, इस नियोजन को हम आयोजन भी बोलते हैं और इसे हम वैसे कहते हैं प्लानिंग। यानी इस देश की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने 2 बड़ी समस्याएं, और इनका निदान करना था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्या करे? क्योंकि कोई भी देश बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकती। या तो उस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो, या समाजवादी हो, या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। देखिए, 1929 के अंदर वैश्विक मंदी आई थी। 1929 के अंदर वैश्विक मंदी आई। वैश्विक मंदी से पहले इस देश के अंदर 2 ही अर्थव्यवस्था थी, एक पूंजीवादी थी और एक समाजवादी थी। समाजवादी या साम्यवादी। साम्यवादी चीन के अंदर बाद में 1949 में आई, और समाजवादी और रूस के अंदर। दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, किसको कहेंगे, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित मैं अलग चैप्टर बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इसकी डिटेल दूंगा आपको। लेकिन अभी मैं शॉर्ट के अंदर ये बताना चाह रहा हूं कि इस समस्या का समाधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। क्योंकि हमारा चैप्टर ये नहीं है, हमारा चैप्टर भारत में आर्थिक नियोजन कैसा होना चाहिए ये वाला है। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। ये क्योंकि कंप्लीट अपने आप में एक अलग से अध्ययन करने लायक चैप्टर है, इसलिए मैं इसको अलग ही लूंगा। इसलिए अभी इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। क्या जो वैश्विक मंदी आई उस समय से पहले पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, तो दुनिया के अंदर एक हाहाकार मचा कि भाई जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था है वहां भी मंदी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां भी मंदी। तो फिर कोई देश अगर अर्थव्यवस्था अपनाए तो कैसी अपनाए? देखिए, शॉर्ट में बता दूं, पूंजीवादी का मतलब है बाजारीकृत अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इसको निजी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि ये सरकारी अर्थव्यवस्था है, इसमें सब कुछ सरकार का हस्तक्षेप रहता है ना। तो ये सरकारी और ये प्राइवेट अर्थव्यवस्था, जैसे ये अमेरिका और ये रशिया और चाइना, इस तरीके से मान लीजिए। इसकी डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे। तो फिर ये लगा
कि 1929 के अंदर जब वैश्विक मंदी आ गई तो कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई जाए, और यही समस्या का समाधान ढूंढने में लोग लगे। और 1944 में फ्रांस के पास भी एक बहुत बड़ी समस्या आई कि मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाऊं या समाजवादी अर्थव्यवस्था को। किसके सामने समस्या आई 1944 में? 1944 के अंदर आई, 1944 में फ्रांस के सामने यह समस्या आई कि मैं करूं क्या। तो फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस ने इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को, कौन सी को? पूंजीवादी और समाजवादी, इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के तत्वों को आपस में मिक्स कर दिया। यानी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि वो प्राइवेट भी हो और सरकारी भी हो, कुछ क्षेत्रों पर अधिक निजी क्षेत्रों का अधिकार हो और कुछ पर सरकार का अधिकार हो, यानी मिली जुली अर्थव्यवस्था हो, जिसको इसने नाम दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये किसने अपनाई सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था? फ्रांस ने 1944 में अपनाई। फ्रांस ने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं, पूंजीवादी और समाजवादी के दोनों तत्वों को मिक्स करके एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। और इस मिक्स्ड अवस्था को, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, इसको जन्म दिया और 1944 में अपनाया। सेम 1947 में भारत के सामने भी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने भी ये समस्या खड़ी हो गई कि मुझे कैसी अर्थव्यवस्था अपनानी है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फ्रांस का अनुसरण करते हुए 1948 में, यानी भारत में भी कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी। आप समझते हैं यहाँ बीएसएनएल भी है और रिलायंस भी है। देखिए, बीएसएनएल की सिम भी आप यूज करते हैं और रिलायंस की भी, यानी वो सरकारी भी है और प्राइवेट भी है। दोनों क्षेत्र एक साथ सहभागिता के साथ चलते रहते हैं, पैरेलल। इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी इस सवाल का जवाब मिल गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो। आपसे ज़्यादा नहीं, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तब तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर के हम चलेंगे कि देश में, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो उसका जवाब आता है निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का जहां सह अस्तित्व पाया जाता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। अब मैं चर्चा करता हूं भारत में आर्थिक नियोजन की, क्योंकि पहली समस्या का समाधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 के अंदर ढूंढ लिया। आपसे यह भी पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई गई? 1948 में अपनाई गई। और मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों का जहां सह अस्तित्व पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए दूसरी समस्या की बात करते हैं कि दूसरी जो समस्या है कौन सी? कि भारत में आर्थिक नियोजन कैसा हो, इसकी हम चर्चा करते हैं। और यही हमारा आज का जो मुख्य उद्देश्य, जो चैप्टर है, वो ये है कि यानी भारत में आर्थिक नियोजन। देखो, नियोजन को हम आयोजन भी कहते हैं और प्लानिंग भी कहते हैं। एक ही बात है कि देश में प्लानिंग क्यों जरूरत पड़ी भारत में आर्थिक नियोजन और प्लानिंग की। देखिए, देश जो है आजादी से पहले अंग्रेजों का सताया हुआ था। भारत पाकिस्तान अलग हो गए, कच्चा माल और फैक्ट्रियां जो तैयार माल होती है वो बंट गए, तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो पटरी से उतर गई।
अब इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बहुत जरूरी था। आप भी समझते हैं, एक स्टूडेंट बिना प्लानिंग के काम करता है तो क्या वो सक्सेस होता है? नहीं होता। एक अगर आप खुद प्लानिंग करते हैं अपनी पढ़ाई के बारे में तो आप सक्सेस होते हैं। एक आईएएस बनता है एक प्लानिंग के माध्यम से आईएएस बनता है। कितना समय और क्या टारगेट, एक निश्चित समय में एक निश्चित टारगेट प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम प्लानिंग कहते हैं। तो ऐसे ही इस देश के पास, इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा? नियोजन का अपनाना जरूरी था। तो सबसे पहले तो मैं अर्थ की बात करूं कि प्लानिंग का मतलब क्या है। देखिए, प्लानिंग में दो चीजें, एक होता है टाइम और एक होता है टारगेट। देखिए, एक टाइम और एक टारगेट की बात करेंगे हम कि एक निश्चित टाइम में, टाइम जैसे हम पंचवर्षीय योजना अपना रहे हैं तो कितना साल? 5 ईयर। जैसे 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, ये अपना रखा है हमने। हमारा राष्ट्रीय नेशनल प्लानिंग क्या है? 5 ईयर प्लान। तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक प्लानिंग, कोई भी प्लानिंग हो तो उसके लिए एक निश्चित टाइम चाहिए। जैसे हमारी योजना का 5 ईयर हमने अपनाया बाद में। और एक टारगेट होता है। टारगेट किसका? आर्थिक विकास की दर का लक्ष्य। आर्थिक विकास की दर का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। देखो, इसको हम आर्थिक समृद्धि दर भी कहते हैं। जब मैं अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा आपको वो वाला चैप्टर, उसके अंदर ये चीजें फिर आएगी, इसलिए वहां अपना कंफर्म कर लेना आप। तो आर्थिक समृद्धि, या इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, एक ही बात है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पहले यूज होता था क्योंकि इसमें फिक्स टारगेट हम यूज करते थे। जैसे आर्थिक विकास की दर, मान लीजिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक फिक्स टारगेट जैसे 8% हमने रखा। जैसे 12th 5 ईयर प्लान की बात करें तो टारगेट हमने रखा कितना? 8%, कि 8% का टारगेट हमें प्राप्त करना है। तो केवल वहां पर हम 8% की ही बात करें, या जीडीपी की विकास दर कह दें इसको शॉर्ट में, बाकी तो उसको हम समृद्धि दर कहते हैं। लेकिन ये केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। इसके साथ जब हम गुणात्मक परिवर्तन की बात करते हैं तो इस समृद्धि दर का प्रयोग न करके हम आर्थिक विकास की दर का प्रयोग करते हैं। आजकल अब जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट का प्रयोग किया जाता है, न कि ग्रोथ रेट का। दोनों सेम है, लेकिन वहां पर केवल मात्रात्मक है और उसके साथ में गुणात्मक परिवर्तन भी किए जाते हैं, तब हम इसको यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा इस प्लानिंग के अंदर? दो चीजें, एक टाइम और एक टारगेट। यानी एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित अवधि में एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया नियोजन कहलाता है। यह आपकी परिभाषा हुई। यानी नियोजन क्या होता है? नियोजन में दो चीजें चाहिए, एक टाइम चाहिए, एक टारगेट चाहिए। एक निश्चित टाइम में एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी हम प्रक्रिया अपनाते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसी को हम प्लानिंग कहते हैं, यानी नियोजन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो, ये प्लानिंग की जरूरत क्या है? इस प्लानिंग की जरूरत ही क्या है? जैसे सपोज मैं आपको ये कहता हूं कि 1 लाख रुपया देता हूं,
आपकी आमदनी 1 लाख रुपया है और आपको पूरा साल इस लाख रुपए के अंदर गुजारना है। क्या आप पूरा साल निकालेंगे? पूरा साल निकाल देंगे? नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर आपने प्लानिंग किया कि मुझे भोजन पे कितना करना है, मुझे शिक्षा पे कितना करना है, मुझे रेंट कितना देना है, तो सभी चीज़ों की प्लानिंग के माध्यम से और आमदनी बढ़ाने का और अन्य स्रोत मेरे पास कैसे आएगा, ये सब प्लानिंग करके आप काम करोगे तो हो सकता है अच्छे से आप एक पूरा टारगेट नहीं लेकिन एक करीब करीब टारगेट तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 1 करोड़ रुपए आपके पास है और 1 साल निकालना है, तो क्या अब आपको प्लानिंग की जरूरत है क्या? अब प्लानिंग की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे नहीं है। अमेरिका जैसा देश क्या वो प्लानिंग अपनाता है? नहीं अपनाता। यानी इस प्लानिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है? सीमित संसाधनों का उचित आवंटन करना। सीमित संसाधनों का उचित आवंटन करना यानी लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड, देखिए देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज किसके पास होता है? विकासशील देश, अर्धविकसित देश, उनके पास क्या होता है? लिमिटेड रिसोर्सेज होता है। लेकिन ऐसा देश जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे अमेरिका है, तो उनके पास क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज होता है। तो जिनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है उसे प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। प्लानिंग की जरूरत किसे होती है? ऐसे ऐसे देश को जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। इसलिए ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जैसे भारत या अन्य देश, तो वो क्या करेगा? उसको प्लानिंग की जरूरत होती है। उसको प्लानिंग की जरूरत होती है। बट जो विकसित देश है, अब उनके पास क्या होता है? उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए उनको प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने डेवलप्ड कंट्री है कि वहां उनको और रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा हैं तो उनको प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। इसलिए अर्धविकसित देश यानी या विकासशील देश ही इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपने सीमित संसाधनों का उचित प्रयोग ये करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज को वो बांट देते हैं कि हमें कृषि में कितना करना है, उद्योग में कितना करना है और सर्विस सेक्टर में कितना करना है। तो ये प्लानिंग का महत्व होता है। इस प्रकार प्लानिंग की जाती है। अब देखो 1947 में जब सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये समस्या आई कि प्लानिंग जो है वो कैसी हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर क्या किया पंडित जवाहरलाल नेहरू? क्या कहाँ से लाए? क्या आज़ादी से पहले हमारे पास प्लानिंग से संबंधित कोई भी योजना नहीं थी? जी, बहुत सारी योजनाएं आई। 1934 में सबसे पहले विश्वेश्वरैया योजना आई। 1938 में कांग्रेस योजना आई। 1944 के अंदर गांधीवादी योजना आई। 1944 में ही बॉम्बे प्लान आया। 1945 के अंदर पीपुल्स प्लान आया। 1946 में सलाहकारी योजना परिषद का गठन हुआ और आज़ादी के बाद में एक और योजना आई जिसका नाम था सर्वोदय योजना, जो जयप्रकाश नारायण ने दी थी। आई बहुत सारी। क्या इस प्रकार जो मैंने अभी पहले नाम बोले, इनको एक एक 1 बाय 1 अभी करने वाले हैं हम, लेकिन थोड़ा सा मैं बेसिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि करके फिर स्लाइड पे चलेंगे। तो इन योजनाओं का हमारा नेशनल प्लानिंग से मतलब है क्या?
नहीं, हमारा नाम तो पंचवर्षीय योजना है। इन योजनाओं में से तो हमने एक भी नाम नहीं लिया। तो इन योजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं अपनाया। तो क्या किया फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? देखिए, उन्हें ये 5 साल की क्यों है? अब सवाल उठता है कि ये 5 साल का ही क्यों बनाया गया। अब बहुत सारे बच्चे जवाब देते हैं, जैसे ही मैं क्लास में आप बच्चों से पूछता हूं कि बताइए 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना 5 का ही क्यों है, 10 का क्यों नहीं, 3 का क्यों नहीं, 15 का क्यों नहीं, 20 का क्यों नहीं? अक्सर बच्चे जवाब देते हैं कि सर सरकार 5 साल की होती है। तो बच्चों, क्या सरकार गिर जाने के कारण क्या योजना भी बंद हो जाती है? नहीं होती है। तो फिर योजना ही बंद हो जानी चाहिए? ऐसा नहीं होता। बात यह नहीं है कि हमारी सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है इसलिए पंचवर्षीय योजना 5 साल की योजना, ऐसा नहीं है। देखिए, इसके पीछे रीजन है 1928 के अंदर रूस में पंचवर्षीय योजना अपनाई गई। पंचवर्षीय को हम लिख सकते हैं 5 ईयर प्लान, या शॉर्ट में हम लिखेंगे 5 ईयर प्लान। किसने अपनाई? रूस ने। दुनिया में सबसे पहले 1928 में रूस ने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी। रूस हमारा मित्र देश था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या रूस की यात्रा की। जवाहरलाल नेहरू कहाँ गए? रूस गए, रशिया गए, और वहाँ जाकर के इस 5 ईयर प्लान को देखा और इसको उठा करके कहाँ ले आए? इंडिया। और क्या किया? लागू कर दिया भारत में। भारत में इसे लागू कर दिया। अब सवाल उठता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना है वो कहाँ से प्रेरित है? देखिए, पंचवर्षीय योजना भारत की नहीं है, रूस की है। तो आपका जवाब क्या है कि पंचवर्षीय योजना जो है वो रूस से प्रेरित है। और दूसरा सवाल फिर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के जन्मदाता कौन है? कौन लेकर के आए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए, इसलिए इसको पंचवर्षीय योजनाओं के भारत में जन्मदाता कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कहां से प्रेरित? रूस से प्रेरित। और भारत में इसके जन्मदाता वो है जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया और भारत का नेशनल प्लानिंग बना पंचवर्षीय योजना। यानी भारत का जो नेशनल प्लानिंग था वो था 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। और इसकी शुरुआत कब हुई भारत में? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में राष्ट्रीय नियोजन की शुरुआत। राष्ट्रीय नियोजन, देखिए राष्ट्रीय नियोजन का क्या मतलब है? नेशनल प्लानिंग। और नेशनल प्लानिंग हमारी क्या है? पंचवर्षीय योजना। इसको 5 ईयर प्लान भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय नियोजन का मतलब ही क्या है? 5 ईयर प्लान है। और इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत ही क्या है? देश के अंदर राष्ट्रीय नियोजन की शुरुआत है। या इसको मैं यूं कहूं कि प्रथम पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान की शुरुआत। दोनों ही तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में राष्ट्रीय नियोजन की शुरुआत बताइए और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत बताइए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई है वो हुई है 1 अप्रैल 1951 में। 1 अप्रैल 1951 में। तो ये जो 1 अप्रैल 1951 है, यही प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत है और यही भारत में राष्ट्रीय नियोजन की शुरुआत है। दोनों एक ही है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे इसको हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब तक हमने 1 से 12
यानी कुल जो पंचवर्षीय योजना अपना ली है वो बना ली टोटल 12 हम यहाँ पर कर चुके हैं। 1 बाय 1 भी हम इसको पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 12 देखेंगे। लेकिन अभी हमने ये देखा कि कैसे नेशनल प्लानिंग कहाँ से आया, रूस से आया, और कहाँ से प्रेरित है, रूस से प्रेरित है। जन्मदाता कौन है इसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इसलिए ये 5 साल की है क्योंकि रूस में 5 साल की थी। क्लियर है? अब देखिए हम स्लाइड पे आते हैं। ये जो मैंने आपको समझाया वही स्लाइड है कि आज़ाद भारत में 2 बड़ी समस्याएं थी। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये मैं समझा चुका हूँ, और इनके सामने 2 समस्याएं आई। पहली क्या आई? देश में आर्थिक नियोजन कैसा हो, और दूसरी आई कि देश का अर्थव्यवस्था कैसी हो। और देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो, ये 1948 के अंदर भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, और इसका जवाब दिया। जैसा मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था से संबंधित पूरा चैप्टर अलग से क्लास लगेगी, तो इसलिए इसको हम ज़्यादा अभी यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं नियोजन की। और 1 अप्रैल 1951 में भारत में रूस से प्रेरित पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हम रूस से ये लेकर के आए। और ये देखिए, ये भी बात हम कर चुके हैं कि नियोजन का अर्थ समझ चुके हैं कि नियोजन का अर्थ क्या है। नियोजन के अंदर एक निश्चित टाइम होता है और एक निश्चित टारगेट होता है, उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम प्लानिंग कहते हैं, यानी नियोजन कहते हैं। और एक बात और हमने देखा कि नियोजन क्यों अपनाया जाता है, कौन अपनाता है? ऐसा देश जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, यानी सीमित संसाधन जिस देश के पास है वो उस देश को अपने आर्थिक विकास के लिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, यानी उचित आवंटन करना होता है, और एक निश्चित अवधि में एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। देखिए, संसाधन की बात करें तो संसाधन जो है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड हुआ, वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, सेम ऐसे ही फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, मशीनरी, फैक्ट्री, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फिजिकल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्सेज भी होता है, जैसे शारीरिक हुआ, मानसिक हुआ, टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी से हुआ, तो ये सारे हमारे पास देश के पास रिसोर्सेज कहलाते हैं। और चूंकि हमारा भारत एक ऐसा देश है और विकासशील देश है, न कि डेवलप्ड कंट्री है, ये डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने प्लानिंग अपनाई। जैसा कि मैंने कहा कि प्लानिंग अपनाने से पहले, यानी 5 ईयर प्लान हमने अपनाया जब ज़रूरत पड़ी, तो क्या आज़ादी से पहले हमारे पास किसी ने हमें बताया नहीं, या कैसी ऐसी कोई योजना आई नहीं कि देश के अंदर प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? जी, बहुत सारी योजनाएं आई, जैसा मैंने आपको बताया था। बहुत सारी योजना आई, जिसके अंदर विश्वेश्वरैया योजना 1934 की, अलग से एक एक देखेंगे। कांग्रेस योजना 1938 में आई, गांधीवादी योजना 1944 में, बॉम्बे प्लान 1944 में, जन योजना 1945 जो आपको बता चुका हूँ मैं, सलाहकारी योजना परिषद 1946 में, और सर्वोदय योजना 1950 में आज़ादी के बाद की एकमात्र योजना है। और इस योजना को आंशिक रूप से पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। ये आगे मैं बताऊंगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो छोटी एग्जाम से लेकर आईएएस तक आया हुआ है कि किस योजना की कुछ बातों को पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। जयप्रकाश नारायण की 1950 में एक योजना आई थी जिसका नाम है सर्वोदय योजना, इसी की कुछ बातों को 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया है। और देखिए, आज़ादी से पहले जितनी भी योजनाएं आई है उसको एक को भी 5 ईयर प्लान में शामिल नहीं किया गया है, न ऐसा कोई प्लान अपनाया गया है। केवल जो रूस का जो 5 ईयर प्लान है उसी को अडॉप्ट किया गया है, और उसके अंदर जयप्रकाश नारायण की जो सर्वोदय योजना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस,
जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, सब जगह ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि किस योजना को आंशिक रूप से पंचवर्षीय, क्योंकि एकमात्र योजना थी जिसकी कुछ बातों को सबका साथ सबका विकास जो सरकार नारा देती है वो यही है। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, एक एक को देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी योजनाएं थी और इनकी खास बात क्या थी। आज़ादी से पहले पंचवर्षीय योजना अपनाने से पहले इस देश में जो जो योजनाएं हैं उसकी कुछ मुख्य बातों को यहाँ पर हम जान लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से इनसे भी कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और क्या पूछ लेते हैं, चलिए देखते हैं। पहली है विश्वेश्वरैया योजना। पहली बात तो ये 1934 के अंदर आई थी, 1934 के अंदर आई, और इसको देने वाले थे एम विश्वेश्वरैया। देखो ये पैसे से इंजीनियर थे, ये पैसे से इंजीनियर थे और वैसे मैसूर के दीवान हुआ करते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1934 में, 1934 में, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और ये लिखी है 1934 के अंदर। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में एक पुस्तक लिखी एम विश्वेश्वरैया ने, और इसी पुस्तक में इन्होंने एक 10 इयर्स योजना दी थी, यानी 10 वर्षीय योजना यहाँ पर इन्होंने दी है। किसने? एम विश्वेश्वरैया योजना में। और ये भारत की पहली वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित योजना थी। ये प्रथम योजना थी, प्लानिंग से संबंधित प्रथम योजना कौन सी थी? विश्वेश्वरैया, यानी भारत की प्रथम योजना थी विश्वेश्वरैया योजना, जो एम विश्वेश्वरैया ने दी है। 10 साल की हुआ करती थी, 1934 में आई। और ये वाली जो पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी कृति है? ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। इस योजना की बातों को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया और भारत में नहीं अपनाया गया। दूसरी योजना आई फिर कांग्रेस योजना। देखिए कांग्रेस योजना 1938 की योजना। कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे प्रतिवर्ष, हर साल कांग्रेस जो पार्टी है उसका, देश की एक ही पार्टी थी उस समय, बहुत सारी छोटी पार्टी थी लेकिन नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी थी। हर साल उसका अधिवेशन हुआ करता था और इस अधिवेशन के अंदर एक अध्यक्ष होता था। तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 के अंदर ये अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। और इस सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि देश का नियोजन कैसा होना चाहिए, देश आज़ाद होने वाला है, क्योंकि जब पता चल गया था कि अब देश कभी ना कभी तो आज़ाद होगा और उसके बाद हमें किस प्रकार की प्लानिंग अपनानी चाहिए, कैसे देश का डेवलपमेंट करना चाहिए, ये तभी से प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने एक आर्थिक नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। नेशनल प्लानिंग कमेटी है, उसका गठन किया गया। इसका अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को इसका, जिसकी अध्यक्षता किसने की? नेहरू जी ने की थी। और नेहरू जी को यह कहा कि आप, और इसको नाम दे दिया गया कांग्रेस योजना, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन में ऐसा हुआ था। इसलिए 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था। दोस्तों हरिपुरा जगह है जहां पर कांग्रेस का ये जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि 1938 में जो अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ? हरिपुरा में हुआ। फिर पूछा हरिपुरा में आयोजित 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो फिर इन्होंने दूसरी बात पूछते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा किया था। और इन्होंने जो इनको कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए कि कैसी नियोजन हो। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बाद में जाकर के, कब? 1948 में जाकर के, जिसको आईएएस में क्वेश्चन पूछा था कि जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी उसका जो रिपोर्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया?
और वो दिया है 1948 में। ऐसा क्वेश्चन एक बार आईएएस में भी आया हुआ है। तो ये थी दूसरी योजना। तो इसकी तो जो रिपोर्ट है, स्वयं की रिपोर्ट को भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं माना था, रूस वाली पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। चलिए, ये दो योजना हमने देखी, फिर आगे देखते हैं। तीसरा प्लान आया बॉम्बे प्लान। देखिए, बॉम्बे प्लान किसने दिया? बॉम्बे प्लान 1944 का है और ये बंबई के 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा दिया गया। 8 जो बड़े उद्योगपति थे उन्होंने दिया था, 8 बड़े उद्योगपति, और 1944 में दिया। ये 15 वर्षीय योजना थी। देखो, इन्होंने कहा था कि देश का नियोजन एक 15 साल की योजना बनानी चाहिए देश को, और फिर देश का डेवलपमेंट करना चाहिए। अगर आपको दिख नहीं रहा हो, देखिए, इसे टाटा बिरला योजना भी कहा जाता है। इस योजना को टाटा बिरला योजना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है टाटा बिरला योजना? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो JRD टाटा हुआ करते थे, और इसके जो उपाध्यक्ष थे दामोदर दास बिरला थे। इसलिए इसको टाटा बिरला योजना के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे प्लान को ये 15 वर्षीय था और 8 बड़े उद्योगपति जो बंबई के रहने वाले थे 1944 में दिया, इसलिए इसका नाम बॉम्बे प्लान हो गया। इसे टाटा बिरला, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से टाटा बिरला योजना किसको कहा जाता है, तो बॉम्बे प्लान को कहा जाता है। इसका प्रारूप देखो, अर्देशियर दलाल, अर्देशियर दलाल जो सचिव हुआ करते थे, ये कौन थे? इस योजना के सचिव थे। इन्होंने एक प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार किया। इस नाम से एक ड्राफ्ट तैयार किया और इसी को हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बॉम्बे प्लान की बात को भी नहीं माना गया। फिर उसके बाद में आई 1944 में गांधीवादी योजना आई। गांधीवादी नेता हुआ करते थे श्री मन्नारायण, और श्री मन्नारायण द्वारा ये योजना दी गई। इसमें कोई खास बात नहीं है, गांधीवादी तरीके से देश का डेवलपमेंट करना चाहते थे श्री मन्नारायण, जो 1944 में आई। फिर आई आपकी जन योजना पीपुल्स प्लान, 1945 का है। 1945 के अंदर आया और ये MN राय ने दिया, MN राय ने दिया। 1945 में आया और MN राय ने इसको दिया है। देखिए, जन का मतलब पीपुल होता है, इसलिए इसको पीपुल्स प्लान के नाम से भी जाना जाता है। पीपुल्स प्लान के नाम से भी जाना जाता है। जन योजना पीपुल्स प्लान, निम्न में से पीपुल्स प्लान किस योजना को कहा जाता है, तो इसका नाम आएगा जन योजना। पीपुल्स प्लान किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो ये MN राय ने दिया था 1945 के अंदर। ये छोटी छोटी बातें, इनको डिटेल में नहीं जाना है, इसमें क्या था वो डिटेल नहीं, शॉर्ट जो मैंने एक लाइनें लिख दी, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, इनको आप देख लीजिए। फिर आई सलाहकारी परिषद योजना 1946 में। एक सलाहकारी योजना परिषद का गठन किया गया केसी नियोगी की अध्यक्षता में। केसी नियोगी की अध्यक्षता में 1946 में एक सलाहकारी योजना परिषद का गठन किया गया। और केसी नियोगी ने यह कहा कि भाई, अगर हमको देश का प्लान बनाना है, प्लानिंग करना है, तो सबसे पहले तो जरूरी यह है कि प्लानिंग बनाने के लिए एक योजना आयोग बनना चाहिए, यानी प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए। इन्होंने सिफारिश की कि प्लानिंग 1946 में इन्होंने सिफारिश की। सलाहकारी योजना परिषद के ये अध्यक्ष थे केसी नियोगी ने कहा कि देश के अंदर प्लानिंग बनाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन का होना जरूरी है, और इनके सिफारिश को मानते हुए 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो योजना आयोग का निर्माण कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ, लेकिन किसकी सिफारिश के आधार पर हुआ? वो हुआ है केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर, और यही एग्जाम का बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछते हैं। फिर देखिए, एक लास्ट योजना आई जिसका नाम था सर्वोदय योजना। सर्वोदय
सर्वोदय योजना। और ये जो सर्वोदय योजना थी ये जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई थी। किसने दी? जयप्रकाश नारायण, नाम सुना होगा। और एक इसकी खास बात थी कि यह आजादी के बाद की एकमात्र योजना है ये, क्योंकि बाकी सभी योजनाएं कब आई? आजादी से पहले ही आ गई, 1950 में आई है। तो 1950 में ये क्या थी? एकमात्र, इसके अलावा और कोई नहीं आई। कौन सी? सर्वोदय योजना, जयप्रकाश नारायण। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जो 5 ईयर प्लान है, इसमें सर्वोदय योजना जो है कि कुछ बातों को, यानी आंशिक रूप से कुछ बातों को शामिल किया गया। मतलब जो रूस का जो ड्राफ्ट था 5 ईयर प्लान, उसको तो पूरा का पूरा, और उसके अंदर कुछ बातें जो सर्वोदय योजना थी, सबका साथ सबका विकास, यानी सबका उदय, गरीब का भी और अमीर का भी, गांव का भी और शहर का भी, कृषि का भी, उद्योग का भी, व्यापार का भी और मजदूर का भी, सबका साथ सबका विकास जो सरकार नारा भी देती है, तो सबका उदय हो, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इसकी कुछ आंशिक बातों को पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया गया है। इसके अलावा कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी बातों को 5 ईयर प्लान में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये जो योजनाएं थी ये आज़ादी से पहले, यानी हमने पंचवर्षीय योजना अपनाने से पहले अपनाई गई, लेकिन इन सभी योजनाओं को नकार दिया गया और भारत के अंदर क्या अपनाया गया? भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना जो रूस से प्रेरित थी उसको अपनाया गया। कुछ तथ्यात्मक चीजें वो आप देख लीजिए। जो देखिए, उपयुक्त सभी योजनाओं को भारत में लागू नहीं किया गया। क्लियर है? अभी आजादी से पहले देखिए, पृष्ठभूमि से लेकर के धीरे धीरे चल रहे हैं हम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सभी जगह से आता है, इसलिए डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आजकल एग्जाम का जो कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है कि हम शॉर्ट में अगर आपको बताएंगे तो ये क्लास आपके काम की नहीं रहेगी। आप तैयारी चाहे कुछ भी करें, तो डिटेल में जो टॉपिक पढ़ना है वो आराम से पढ़िए, 2 घंटे ज़्यादा दीजिए। तो उपयुक्त सभी योजनाओं को भारत में लागू नहीं किया गया है। और दूसरा, 1928 में रूस द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया था। तो कहा हमने क्या अपनाया? रूस ने अपनाया था। वैश्विक मंदी आई 1929 और 33 के बाद, तो नियोजन का महत्व बढ़ा, क्योंकि सब जगह मंदी आने लग गई। 1929 के बाद में आई तो सब एक प्लानिंग का महत्व बढ़ने लग गया कि प्लानिंग अपना करके देश को काम करना चाहिए। इसलिए भारत ने भी रूस से प्रेरित होकर के 5 ईयर प्लान को 1950 में स्वीकार किया, लागू नहीं किया। देखो, 1950 में स्वीकार किया है, लागू नहीं किया। लागू तो पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को हुई है, तो 51 में लागू। 1950 में स्वीकार कर लिया था कि हाँ, हम रूस की जो पंचवर्षीय योजना है उसको अपनाने वाले हैं। इसलिए देखो, 1 अप्रैल 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, अर्थात भारत में 1 अप्रैल 1951 में आर्थिक नियोजन की शुरुआत, यानी नेशनल जो प्लानिंग थी हमारी नेशनल प्लानिंग क्या है? नेशनल प्लानिंग 5 ईयर प्लान हमने अपना लिया और इसकी शुरुआत हो गई 1951 में, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो शुरुआत है वही क्या भारत में राष्ट्रीय नियोजन कहें, आयोजन कहें, प्लानिंग कहें, जो भी कहें, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भी वही है और नियोजन की शुरुआत भी वही है। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई, जिसका प्रमुख कार्य होता है योजना का निर्माण करना।
ये कैसी नियोगी ने सिफारिश की? तो 15 मार्च 1950 को हमने योजना आयोग का निर्माण कर लिया और जिसको ये योजनाओं को बनाने के लिए हमने ऐसा किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान में एक तथ्यात्मक चीजें, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को क्या आ गया? नीति आयोग बन गया। देखिए, योजना आयोग और नीति आयोग का हम अलग से अध्ययन करेंगे कि पूरा डिटेल देखेंगे कि योजना आयोग क्या करता था, क्या कमियां थी, और अब जो नीति आयोग आ गया उसके स्थान पर तो उसमें क्या खास बात है, क्यों हमने रिप्लेस किया योजना आयोग को नीति आयोग से। ये सारी डिटेल हम आगे करने वाले हैं और वो डिटेल इसलिए करने वाले हैं कि वहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी भी हम वहीं पर चर्चा कर लेंगे। अब तक हम कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन कर चुके हैं और योजनाओं का निर्माण वित्तीय वर्ष के अनुसार 5 साल के लिए होता है। यानी कोई भी योजना की जो शुरुआत होगी वो 1 अप्रैल से होगी, एंड होगी 31 मार्च से। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 को रही थी। ये पहले की अवधि है। अगर 12वीं की बात करें तो 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 रही। अब देखिए, 12 पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 तक चली। अब 13वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत नहीं हुई है। तो क्या हुआ है? वर्तमान में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है, उसके स्थान पर 3 वर्षीय एक्शन प्लान। देखिए, 5 ईयर जो प्लान है इसको बंद कर दिया और इसके स्थान पर अब आ गया है एक्शन प्लान। इसकी भी हम एक्शन प्लान और 5 ईयर प्लान के अंदर क्या फर्क है और एक्शन प्लान की क्या विशेषता है और तो क्या फर्क है, ये सब हम आगे करने वाले हैं। और ये 3 इयर्स होता है। अब एग्ज़ाम का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस का जो पिछले ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था एक बार, फिर कैंसिल हो गया, फिर ऑफलाइन हुआ, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि पंचवर्षीय योजनाओं को के स्थान पर वर्तमान में कौन सी योजना लागू की गई, जिसका नाम है दोस्तों एक्शन प्लान। और कितने साल का होता है? ये 3 साल का होता है। तो ये अभी चेंज हुआ है। ऐसा 12 पंचवर्षीय योजना के बाद में एक्शन प्लान लागू हो गया है। आगे देखते हैं कि एक्शन प्लान कौन सा चल रहा है, अभी क्या चल रहा है। अभी देखो, प्रथम एक्शन प्लान आया 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020। प्रथम एक्शन प्लान आया 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 और द्वितीय 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी क्या चल रहा है, कौन सी प्लानिंग है? अभी एक्शन प्लान सेकंड चल रहा है। और कब तक चलेगा? 2023 तक। कितने साल का? 3 साल का होता है। बाकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं एक्शन प्लान के बारे में। क्या विशेषता है, 2 बड़ी विशेषता है जो एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चन आए हैं, वो आगे हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखो, सरकार ने एक न्यू विजन बनाया है प्लानिंग का, और विजन की 3 खास बात है। एक तो 15 इयर्स का विजन डॉक्यूमेंट बनाती है सरकार, यानी 15 साल का पहले से एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया कि 15 साल के अंदर हमें क्या क्या परिवर्तन, कैसे कैसे डेवलपमेंट करना है, कौन कौन से चेंजेस लाने हैं और किस तरीके से लाने हैं, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ये सब 15 साल का परफॉर्मा पहले तैयार करते हैं, जिसको हम विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं। दूसरा जो होता है इस 7 ईयर स्ट्रेटेजी प्लान। दोस्तों, 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट करके फिर उसमें से 7 साल का उस पर स्ट्रेटेजी बनाती है सरकार। स्ट्रेटेजी प्लान बनाया जाता है। स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अब 7 साल के अंदर हम कैसे, किस तरीके से इस हमारे जो टारगेट्स हैं, हमारे गोल्स हैं, उसको अचीव करें। और काम करती है सरकार 3 साल पर। फिर इस 7 स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में 3 साल को हम एक्शन में ले आते हैं, यानी 3 साल का जो है एक्शन प्लान है, इस पर हम काम करते हैं। तो इस तरीके से जो पंचवर्षीय योजना है उसके स्थान पर एक्शन प्लान आ गया 3 साल का।
तो ये आपका जवाब रहा। वैसे एक साथ आप देखें तो 15 ईयर्स का विजन डॉक्यूमेंट है, 7 ईयर्स का स्ट्रेटजी प्लान है और 3 ईयर का एक्शन प्लान है जो वर्किंग में आ चुका। इस तरीके से ये चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों अभी तक मैंने कुछ बेसिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की है आपसे। ये योजना आयोग का प्लानिंग का जो है हमारी 5 ईयर प्लान, इसका जो फर्स्ट पार्ट था और फर्स्ट पार्ट को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के कि वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं, एक्शन प्लान तक आए हैं, ताकि बेसिक चीज़ें कि क्यों हमने 5 ईयर प्लान को छोड़ करके एक्शन प्लान बनाए हैं, हम आगे डिटेल से समझने वाले हैं। योजना आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, ये सब हम देखेंगे और किस प्रकार योजनाओं का निर्माण किया जाता है और उसका अनुमोदन होता है, अंतिम स्वीकृति कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और फिर हम 1 बाय 1 अगले पार्टों में एक एक योजना को मद्देनजर रखते हुए इस पूरे चैप्टर की इसको छानेंगे पूरा। जैसे मैंने कहा कि शुरू से लेकर के आज़ादी से लेकर के वर्तमान तक इस देश की जो तस्वीर बदली है, उस तस्वीर को हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। ये प्रथम पार्ट पंचवर्षीय योजना का कंप्लीट है। इसको कंटिन्यू रखने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो जो प्रज्ञा के डिजिटल क्लासेज है, इसका जो मेरा पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का सेकंड पार्ट है, वहाँ से कंटिन्यू कीजिए। पहले कहा दोस्तों ये 4 पार्ट में करीब आएगा। अगर पूरा आपको डिटेल समझना है तो पूरे 4 पार्ट आप देखिए, तो आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे और एग्ज़ाम का आपके हर क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, ताकि आप अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से करेक्ट कर सकें। चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।